स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड मॉर्निंग गाइस, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट। एंड एक और बात, छोटी सी इंफॉर्मेशन पहले, कल भी क्लास होगी 12 बजे कल क्लास होगी, ठीक है ना? इज दिस इंफॉर्मेशन वेल टेकन बाय ऑल? टुमारो 12 o'clock मैं कल सिलेबस डिस्कशन खत्म करूंगा, उसके बाद थियरी से स्टार्ट करूंगा, तो मेक श्योर कल भी क्लास लूंगा बिकॉज आई हैव अदर क्लासेस ऑफ, सो दैट थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा हमको डिस्कशन करने के लिए, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर कल 12 बजे क्लास होगी, शेड्यूल पे लगा दी जाएगी। एवरीबडी, अगेन आई एम रिपीटिंग, 12 o'clock there would be a class जहां पे I'll finish the paper to syllabus and next class जो होगी वहां से हम थियरी स्टार्ट करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? परफेक्ट, ठीक है। तो पहले 3 चैप्टर का सिलेबस तो मुझे लग रहा है शायद आप घोट के पी चुके हो अब, कि किस तरीके से सोशियोलॉजी बनी, किस तरीके से सोशियोलॉजी मैच्योर होती है और किस तरीके से सोशियोलॉजी साइंस बताई जाती है और कैसे उसके अंदर फिर मेथड्स आते हैं। अब आता है सिलेबस का एक ऐसा चैप्टर जो मेजर जनता को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन मैं उससे नहीं एक्सक्यूज मी, मैं उससे शायद आई मीन आई हैव माय डिफरेंसेस देयर, ठीक है? विच बुक यू शुड रीड? शालू प्रिया सिंह, एक्सक्यूज मी सॉरी, जो नोट्स मिलेंगे ना सच में सफिशिएंट है, मानो मेरी बात। जब मुझ पे विश्वास करके इधर आए हो, थोड़ा सा और एक बार नोट्स आए तब तक वेट करो ना। 2-5 दिन में तो कुछ होगा नहीं, 2-5 दिन में किताब ले भी आओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, थोड़ा सा वेट करो। फिर अगर आपका ये क्वेश्चन रहता है सबका, तब मैं बताऊंगा किताब क्या पढ़नी है, अभी नहीं बतानी है मुझे, ठीक है? क्यों? अभी आप डाइवर्ट हो जाओगे और फुल अटेंशन यहां नहीं रहेगा आपका, जो मेरा नोट्स है उस पर नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं एटलीस्ट आप 5 दिन उसे अच्छे से पढ़ो, फिर जो बोलोगे वो किताबें बता दूंगा। इतनी लिस्ट है ना, आप थक जाओगे कि कौन कौन सी पढ़ूं, ठीक? लेकिन अभी नहीं, कोई रीजन है इसीलिए नहीं बता रहा हूं, तुम्हारा भलाई चाहूंगा एट दी एंड, नॉट बैड। अब लोगों को लगता है ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों है? एक रीजन है, सोशियोलॉजी के अंदर एक जनरल मैनिफेस्टेशन या फिर अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि थिंकर सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लिया थिंकर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब एक थाली में खाना होता है ना, वो खाने में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड किया जा सकता है क्या? आपके पास पूरा सिलेबस एक खाने के जैसे मिला है, ठीक? अब इसमें से अगर आप ये डिसाइड कर लो कि नहीं मेरे को तो सैलेड ही सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, तो भी आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी। नहीं, मुझे तो लगता है सिर्फ रोटी और सब्जी ही इंपॉर्टेंट है, तो भी शायद आपकी हेल्थ इंपैक्ट हो सकती है। या फिर दाल चावल ही इंपॉर्टेंट, फिर भी हो सकती है। सिर्फ नॉन वेज नहीं खाया जा सकता, सिर्फ वेज नहीं आई मीन वेज खाया जा सकता है, बट मैं प्योर वेजिटेरियन, बट स्टिल नॉन वेजिटेरियन के भी अपने बेनिफिट्स है और वेजिटेरियन के भी अपने बेनिफिट्स है। अब अगर जब आपको खाने की थाली में कोई इंपॉर्टेंस नहीं डिसाइड करने को पॉसिबल है, आपने सिलेबस में किस एक 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 थंब रूल तो होना चाहिए ना, इसको इंपॉर्टेंस डिसाइड कर लिया हमने, ये इंपॉर्टेंट है डिसाइड कर लिया हमने। जब तक मैं एग्जाम दे रहा था 2012 तक, आलम और हाल ऐसा था, %80 पेपर इस चैप्टर पे खत्म हो जाता था, 80% पेपर पूरा का पूरा 300 मार्क हुआ करते थे उस टाइम, इधर खत्म हो जाता था वो पेपर। 2013 का पेपर उठाओ और 13 से लेके 22 तक के पेपर उठाओ, असली पेपर स्टार्ट होता है स्ट्रैटिफिकेशन से। यहां से स्टार्ट होता है पेपर। क्यों स्टार्ट का मेरा मतलब क्या है यहां पे, कि यहां से इधर से जो आगे चैप्टर्स आएंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं? एक सिंपल सा कॉमन सेंस है यार, ये 6 स्कॉलर जो है ना, सबने इतने पढ़ लिए कि इनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, एवरीबडी वाज आई थिंक एबल टू आंसर दैट। कोई कोई ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं क्रिएट कर पाते हो, ज्यादा चैलेंजेस नहीं क्रिएट कर पाते हो।
इधर से पेपर ना खुलना स्टार्ट होता है। कैसे? इतने इतने ओपन एंडेड क्वेश्चंस आते हैं इधर कि आपको डिफिकल्ट हो जाता है। थियरीज इधर भी है, थिंकर्स इधर भी है, लेकिन हम ये मान बैठे थिंकर्स का मतलब सोशियोलॉजिकल थिंकर्स वाला चैप्टर, ये नहीं करेंगे हम। थिंकर्स का मतलब ये भी थिंकर्स आएंगे, यहां पे भी थिंकर्स आएंगे, यहां पे भी थिंकर्स आएंगे, और ऑलमोस्ट हर चैप्टर में थिंकर्स आएंगे। हम थिंकर्स को थिंकर्स लेके चलेंगे, ना कि थिंकर्स का चैप्टर लेके चलेंगे। पहली पॉइंट समझ में आ गई ये चीज। ये कोई भी सोशियोलॉजी का स्टूडेंट नहीं मिलेगा जहां पे ये अच्छे से नहीं पढ़ के गया है, वो हर कोई पढ़ के जा रहा है। इधर वाले थिंकर्स पे कोई ध्यान नहीं देता है, और यूपीएससी इतने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछती है, जैसे कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे within patriarchy within matriarchy there exists patriarchy, within closed system there is present mobility, there is no open no closed system। अब इतना ओपन है यहाँ पे, टॉपिक देखो आपको समझ में आएगा कितना ओपन है ये पेपर। लेकिन ये यस इसका मतलब नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितने और चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यही चैप्टर है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। और सही मायने में बताऊं, 300 प्लस लाने के लिए 300 प्लस हमेशा अपना टारगेट रहा है। प्लस इसलिए क्योंकि 300 के ऊपर हर स्कोर अच्छा होता है, 300 के ऊपर स्कोर लक से आता है, 300 तक मेहनत से आता है, सिंपल एज दैट। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। ये लाने के लिए ये पेपर ज्यादा से ज्यादा 10% कंट्रीब्यूट कर सकता है, उससे ज्यादा तुम्हें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ये पेपर। ये चैप्टर कहने का मतलब बहुत सारे और चैप्टर पे अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। तो लेट्स सी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में वो पार्ट आता है जहां पे स्पेसिफिकली थिंकर्स मेंशन किए गए हैं, वही पढ़ना है। बाकी सारी चैप्टर्स में क्या दी हुई है ध्यान से देखो। यहां पे दी हुई है थियरीज, यहां पे दिए हुए हैं थिंकर्स। आगे भी जाओगे पावर थियरीज आते हैं, पावर थिंकर्स नहीं आती है। तो थिंकर स्पेसिफिकली दिया है कि एटलीस्ट तुम्हें ये बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। अब ये अरेंजमेंट ऐसा क्यों किया गया है, शायद कोई एक रीजन रहा होगा, बेहतर यूपीएससी जानेगा, लेकिन मैं एक लॉजिकल कनेक्शन समझाता हूं इसके ऊपर तुम्हारे। एक समय ऐसा था जब मैंने लास्ट टाइम बताया था इब्न खल्दून टाइप से सोशियोलॉजिकल थिंकिंग चल रही है। तो सोशियोलॉजी की सोच, सोसाइटी की स्टडी सोशियोलॉजी के आने के पहले भी हो रही थी, बट फर्क इतना था कि वो दूसरे डिसिप्लिन्स कर रहे थे, कोई एक पर्टिकुलर सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन के अंदर डिस्कशन नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले आते हैं आपके कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अंदर इन्होंने मेंशन किया है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन। 4 टॉपिक है जो मार्क्स के पढ़ने हैं, पूरा मार्क्स नहीं पढ़ना है, बट इन ए वे बहुत ऑलमोस्ट बहुत लेवल तक आप पूरा मार्क्स पढ़ लेते हो। ठीक है, मान लिया सरप्लस वैल्यूज एक्सेट्रा ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आता इसी की पार्ट में है। अब कार्ल मार्क्स पहले क्यों रखा इन्होंने, बिकॉज कार्ल मार्क्स अगर आप टाइमलाइन में देखोगे तो सोशियोलॉजी एस्टैब्लिश नहीं हुई थी जब कार्ल मार्क्स आए थे। तो एक कैसे मार्क्स ने सोसाइटी पढ़ी और किस तरीके से उसने एक सॉर्ट ऑफ सोशियोलॉजी दी चीजों की, बिना सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन के। और इनफैक्ट इसाई बर्लिन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इफ एनीबडी ट्रूली डिजर्व्स द टाइटल ऑफ फादर ऑफ सोशियोलॉजी ही इज कार्ल मार्क्स। ऐसा बोला जाता है कि पूरी की पूरी अर्ली सोशियोलॉजी मार्क्स के या तो क्रिटिसाइज करके डेवलप हुई या मार्क्स को एक्सेप्ट करके डेवलप हुई। तो मार्क्स वो स्कॉलर है जो सोशियोलॉजी के एस्टैब्लिशमेंट में क्या डाउट है यावर, सर स्टडी आईक्यू वाले बोलते हैं क्लास 1 PM से ही होगी। यार अब मैं तुम्हें क्या एक सिंपल सा फंडा समझाओ यार, मैं तुम्हें सीधा क्लास में बैठा दूंगा ना 1 PM वाली में, अब थोड़ा सा मिस कर जाओगे चीजों को यार।
मैं चाहता हूं जब भी तुम बैठो तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, इसलिए मुझे क्यों ये एक्स्ट्रा सेशन लेनी है। मैं चाहूं तो सीधा सीधा यार 1 बजे की क्लास है, 1 बजे की एडमिशन लिए बैठ जाओ। अरे ठीक है, समझो यावर, इनिशियली मैं तुम्हें वो लेवल तक लेके जाना चाहता हूं कि जहां से मैं स्टार्ट करूंगा ना, वहां पे परफेक्टली फिट होनी चाहिए, एक रत्ती भर भी बाहर नहीं जाना चाहिए दिमाग से वो चीज। ठीक है, तो ये सेशंस मैं 20 या 21 तारीख तक लूंगा। उसके बाद आप सब साथ में पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट इट। आई ओनली वांट कि कहीं पे भी एक रत्ती भर का भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए मेरी तरफ से, मेरी तरफ से फुल कमिटमेंट होना चाहिए उधर। ठीक, तो इसलिए वी आर टेकिंग दिस सेशन, ताकि आप अवेयरनेस पैदा कर लो कि कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें नहीं हैं। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस कि सोशियोलॉजी पहले से स्टार्ट थी, कार्ल मार्क्स ने सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दी, बट प्रायर टू सोशियोलॉजी। तो अगर यूपीएससी को ये अरेंजमेंट करना होता तो मार्क्स को नीचे डालना संभव नहीं था, क्योंकि वो टाइमलाइन में सबसे पहले आ रहे हैं। तो मार्क्स तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मार्क्स क्या बोलेंगे आपको? मार्क्स बोलेंगे एक लाइन में, देखो पूरा थिंकर तो नहीं यहां पे पॉसिबल होगा, एक लाइन में बोलूं तो मार्क्स ने इंपॉर्टेंस दे दी इकोनॉमिक्स को, और कॉन्फ्लिक्ट को। दो वर्ड मार्क्स के सिनोनिम माने जा सकते हैं एज ऑफ नाउ, ये डाइजेस्ट करके चलेंगे। मार्क्स ने पूरी की पूरी सोसाइटी ना एक इकोनॉमिक तरीके से समझाई आपको कि कैसे जब भी कोई चेंज आना है सोसाइटी में, वो केवल मात्र इकोनॉमिक को चेंज करके लाया जा सकता है, उसी से आ सकता है। तो हम देखते हैं कि जब हम गरीब होते हैं तो हमारी सोच अलग सी होती है, लेकिन जब हम अमीर होते हैं तो हमारे पैसे आने के कारण जेब में जब नोट होते हैं, पैसा होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होती है, तो आप अपने आप टशन में आ जाते हो। कैसे हो रहा है? मार्क्स दिखाई देगा आपको कि कैसे हमारी इकोनॉमिक्स चीजों को चेंज कर रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इकोनॉमिक्स चेंज किया गया, सोसाइटी में बहुत हद तक चेंज आई, सेक्स रेशियो से लेके सोशल इंटरेक्शंस तक। तो मार्क्स आपको पूरी की पूरी थियरी में बताएंगे कि कैसे ये इकोनॉमिक रोल प्ले करती है और कैसे सोसाइटी प्रिमिटिव से लेके कम्युनिज्म तक पहुंचेगी इसी इकोनॉमिक चेंज के कारण, और रास्तों में उन्हें मिलेंगे कॉन्फ्लिक्ट, टेक्नोलॉजी, एलिनेशन। तो मार्क्स विल टेल यू अ पर्टिकुलर वे evolution of society, and in this phase of evolution how different types of challenges are taking place in society. मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने से सोसाइटी चेंज होती है, और जब सोसाइटी चेंज होती है तो किस तरीके से एलिनेशन आता है सोसाइटी में, किस तरीके से स्ट्रगल होती है सोसाइटी में, वो पूरी थियरी में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ही तुम मार्क्स को समझ के डाइजेस्ट करके आगे बढ़ोगे, और एक चीज टू बी नोटेड, मार्क्स जब पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मार्क्स तो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों? आसपास सारी वैसी चीजें दिखेगी। एलिनेशन आएगा तो आपको लगेगा हम भी तो एलिनेटेड हैं, आप आइडेंटिफाई करने लगोगे मार्क्स से। ठीक, मार्क्स जैसे ही खत्म होगा तो आप आते हो डर्कहाइम पे। डर्कहाइम कौन है? इमाइल डर्कहाइम वो है जहां पे डर्कहाइम डिसिप्लिन बनाते हैं सोशियोलॉजी को। सोशियोलॉजी थिंकिंग पहले भी थी, और सोशियोलॉजी बनी डर्कहाइम के टाइम पीरियड से। हम देखेंगे, हर थिंकर की बायोग्राफी भी देखूंगा मैं यहाँ पे, ताकि उसका बैकग्राउंड आपको समझ में आए। हम देखेंगे कि कैसे जब डर्कहाइम आगे आते हैं तो डर्कहाइम ने किस तरीके से सोशियोलॉजी को बनाने के लिए सोशल फैक्ट का सब्जेक्ट मैटर दिया। सोशल फैक्ट में सब्जेक्ट मैटर और मेथोडोलॉजी दोनों दी। अब लोगों ने पूछा नहीं नहीं तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर तो झूठ है, तुम लोग गलत अफवाह फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डर्कहाइम ने बोला रुको यार, मैं यही सब्जेक्ट मैटर और मेथड तुम्हें अप्लाई करके दिखाता हूं। तो उसने उठाया सुइसाइड। बोला साइकोलॉजी तुम सबसे बड़े हमारे क्रिटिसिज्म हो ना, तुम जो साइकोलॉजी पढ़ते, सुसाइड को इंडिविजुअल से कनेक्ट करते हो, मैंने सोशल फैक्ट से कनेक्ट करके बताया, तो तुम तो यहां से बाहर ही जाओ। सुइसाइड को उसने सोशल फैक्ट के तरीके से पढ़ा। डिवीजन ऑफ लेबर जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था एडम स्मिथ, उसने बोला कि देखो मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ने की कैपेसिटी रखता हूं, इसी मेथड से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ के आपको दिखाया, तो इकोनॉमिक्स तुम भी साइडलाइन हो जाओ। फिर आता है रिलीजन। ये क्यों पढ़ा? बिकॉज अब डर्कहाइम जो थे, उनकी जो स्टडीज थी इनिशियली पूरा का पूरा रिलीजन पे हुआ,
और धीरे धीरे डर्कहाइम का डिस्टेस्ट डेवलप हो गया रिलीजन से, वो हेट करने लगे रिलीजन को। क्यों करने लगे? समाज में कॉन्फ्लिक्ट आ रही थी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके बाद के उस टाइम पीरियड में रहते थे इमाइल डर्कहाइम। 1917 या 18 के आसपास इनकी डेथ हुई थी, और जहां तक मुझे याद आ रहा है उसके पहले आई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, 100 साल के पहले करीबन। और वो पूरा डिसऑर्डर चीजें चल रही थी, बहुत कंफ्यूजन चल रहा था सोसाइटी में। क्यों? नई सोसाइटी जब बनती है तो 2-5 साल में एस्टेब्लिश नहीं हो जाती है, जमाना लग जाता है। जैसे वुमेन की आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी चेंज करने के लिए इंडिया अभी भी प्रोसेस में है, कंप्लीटली नहीं चेंज हुई। हजारों साल से जो प्रथा आ रही है उसको चेंज करने में टाइम लगता है। तो डर्कहाइम ने रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट देखी अपने टाइम में, इश्यूज देखे। उसी दौरान 1914-15 के आसपास वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। डर्कहाइम की आधी क्लास जो थी, जिनको पढ़ाते थे, वो साफ हो गई, वॉर के अंदर डेथ हो गई। और इसी टाइम पे उनके बेटे की भी डेथ हो गई थी वॉर के अंदर। तो डर्कहाइम काफी हताश टाइप के से हो गए थे, ये वॉर और सब देख के इनको लगने लगा कि यार धर्म का मतलब तो कुछ और होना चाहिए, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है हमारी। तो वो रिलीजन की थियरी देते हैं आपको 1913-14 के आसपास, या 14-13-14 कुछ, शायद मेरे हिसाब से उसके आसपास थी ये थियरी। ईयर मेरे याद नहीं रहते हैं यार कभी कभी। रिलीजन एंड सोसाइटी में अगर आप जाओगे तो डर्कहाइम यहाँ आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग देंगे रिलीजन की, और इस तरीके से डर्कहाइम ने रिलीजन की स्टडी की। तो 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक में डर्कहाइम कहना ये चाहते हैं, एक कॉमन पॉइंट, सोसाइटी जो है हमेशा और हमेशा इंडिविजुअल पे भारी पड़ती है, कि आपके और मेरे जितने एक्शन है इस दुनिया में हमेशा मेरे नहीं है, वो सोसाइटी के वैल्यूज से मेरे एक्शंस बनते हैं, उसके बेसिस पे मैं आगे बढ़ता हूं। तो डर्कहाइम ने सोशियोलॉजी को एस्टैब्लिश तो कर दिया यहाँ पे, थियरी से प्रूव भी कर दिया यहाँ पे। लेकिन कोई भी चीज जब मैच्योर होती है, बचपन में आपको बहुत सारी चीजें सिखाई गई, बेटा ऐसे करना है, बेटा झूठ नहीं बोलना है, बेटा फलाना करना है, बेटी फलाना करना है, बच्चों ऐसे करना है, XYZ। लेकिन जब आप रियल दुनिया में जाते हो और फिर अपने मम्मी पापा के पास जाते हो, बोलते मम्मी पापा आपने जो सिखाया वो रियल दुनिया में काम नहीं करता है दोस्त। यहाँ और सिंपल ले लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से ये करना है। और वही DC, IPS अलग अलग अकेडमीज के नॉलेज लेके जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो देखते हो कि ये सब चीजें तो चल ही नहीं रही है भाई, यहाँ पे तो कोई और ही सिस्टम चल रहा है। आप कुछ और चीज रियलाइज करते हो ग्राउंड पे। और जब ये डर्कहाइम की थियरी को लेके जब एक्सपर्ट्स ग्राउंड पे उतरे तो उन्हें देखा यार डर्कहाइम जो बोल रहे थे कुछ नहीं है ऐसा, ये नहीं चल रहा है ऐसा। एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से चल रहा है इस दुनिया में, उसका अपना दायित्व है, उसका अपना इंडिविजुअलिज्म है। तब आते हैं आपके सामने मैक्स वेबर। जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करने लगी, एक बार सोशलॉजी बन गया तो नई नई थियरीज ऐड होने लगी इधर। ये नई थियरीज क्यों ऐड हुई? क्योंकि शायद पीछे वाली थियरीज में कुछ प्रॉब्लम थी। इनको जब हमने टेस्ट किया तो ये फॉल करने लगी तो लोगों ने दूसरी थियरीज ऐड की इन ऑर्डर टू गिव एन एक्सप्लेनेशन। तब आए आपके पास मैक्स वेबर। मैक्स वेबर वो स्कॉलर है जहां पे इन्होंने ये समझाया आपको कि कैसे सोसाइटी और इंडिविजुअल जो दोनों है ना, वो दोनों एक साथ चलते हैं सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी हमेशा मेरे पे डोमिनेटेड है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल हमेशा अपने हिसाब से चलेगा। कोई भी एक बंदा हैंड रेस कर लो, एक क्वेश्चन है सिंपल सा वन, कोई सोशियोलॉजिकल है सच नहीं। रिया शाह, रिया 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 हाँ रिया, हाँ सर। मेरा वॉइस इको कर रहा है, रुको किसी और को पूछूंगा मैं, रुको फिर। अंजुम अंजुम अंजुम, हेलो, ठीक है छोड़ो, नहीं पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या यार वेबर बोलते हैं कि सिर्फ सोसाइटी नहीं है डर्कहाइम साहब, आप गलत हो, इंडिविजुअल भी इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन वेबर ये भी आपको बोलेंगे इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी तो होती है, लेकिन सोसाइटी का भी इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल पे।
अब ये थियरीज में प्रूव करते हैं वो अपनी जो यहां पे दी। लेकिन वेबर जब थियरी लिख रहे थे तो एक कॉमन पॉइंट जो मैक्स वेबर का है वो ये, वेबर बोलते हैं कभी भी जो रियलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पानी पी रहा हूं, ठीक, ध्यान से समझना, एसेंस पूरा वेबर का आज ही समझ में आ जाएगा। मैं पानी पी रहा हूं, पानी जो पी रहा हूं मैं वो एक एक्शन है जो दिखाई दे रहा है, जो तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, वो हजार जनता को भी दिखाई दे रहा है कि सर पानी पी रहे हैं, कोई इफ एंड बट्स नहीं है, फैक्ट है वो एक। मैक्स वेबर बोलते हैं कि ये एक्शन जो है वो तो ऑब्जेक्टिव है, दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं पानी क्यों पी रहा हूं वो तुम्हें पता है क्या? हेलो हेलो, अरे यार बहुत ज्यादा लेथर्जिकली बोलते हो आप लोग। वो नहीं पता तुम्हें, क्यों? हो सकता है मुझे प्यास लगी है इसलिए पानी पी रहा हूं, हो सकता है इसके अंदर ये बॉटल मुझे अट्रैक्ट की तो मैंने ढक्कन खोल के पानी पी लिया, या फिर हो सकता है मैं सिर्फ पानी इसलिए पी रहा हूं कि मैं दिखाना चाहता हूं कि इस कंपनी का ऐड कर रहा हूं कि देखो ये बॉटल खरीद लेना तुम लोग, या फिर कोई और भी तो रीजन हो सकता है ना। I mean, there could be multiple reasons why I'm, actually drinking water. Now, point is this, वेबर बोलते हैं ये जो एक्चुअल कॉज है ना, वो सिर्फ जो कर रहा है उसे पता है, तुम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हो कि शायद ये शायद ये शायद ये। अब एक लाइन बता रहा हूं, ध्यान में समझना, रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव, पानी पीना दिखाई दे रहा है, बट इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑलवेज रिमेन्स सब्जेक्टिव। क्यों हो रहा है वो सब्जेक्टिव है, कहना बहुत मुश्किल है उसका एग्जैक्ट प्रिसाइज कॉज। तो सोशियोलॉजी साइंस थी क्योंकि एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव थी, इन्हें सोशियोलॉजी बनाना था, लेकिन ये साइंस बोल के जब हम ग्राउंड पे गए तो लोग ये थियरी फॉल करने लगी, तो एक साहब आए और बोले नहीं नहीं देखो ये थियरीज है। तो मैक्स वेबर से रियलिटी बहुत डायनामिक है, एग्जैक्टनेस नहीं है रियलिटी में, पता नहीं चलेगा क्यों, इंडिविजुअल के मोटिव अलग अलग होते हैं तो चीजें अलग अलग तरीके से की जाती है। एक ही आदमी जो मंदिर जा रहा है, दूसरा आदमी जो मंदिर जा रहा है, दोनों के मोटिव एक हो जरूरी नहीं है। एक चोरी करने जा सकता है, एक श्रद्धा से जा सकता है, एक जूते चेंज करने जा सकता है, कोई प्रसाद खाने जा सकता है, तो कोई सिर्फ पीस के लिए बैठने जा सकता है। तो ये मैक्स वेबर जब आएंगे आपकी थियरी में तो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ऊपर वाले गलत थे और ऐसा है। तो अब ध्यान से समझना, कथा कुछ इस तरीके से चल रही है अभी तक। इन साहब के टाइम में तो सोशियोलॉजी थी नहीं, तो इन्होंने अपनी एक जनरल ग्रैंड मॉडल बना दी इकोनॉमिक्स को सेंटर पे रख के। इनके टाइम में सोशियोलॉजी आ गई डरखाइम के, तो ये बोलते हैं सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल हमेशा सोसाइटी के हिसाब से चलेगा। मैक्स वेबर बोलते हैं सोसाइटी प्लस इंडिविजुअल दोनों होते हैं, एक नहीं होता है। मोटिव भी पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, वो साहब क्यों पानी पी रहे हैं। यहां तक एवरीबडी विथ मी? ओके। अब जब मैक्स वेबर को भी लगाया गया तो हुआ ये कि ऊपर वाली थियरी और वीक पड़ती गई। तो जब कोई रिलीजन वीक पड़ती है तो कुछ उस रिलीजन के धुरंधर खड़े हो जाते, उस रिलीजन के धुरंधर खड़े हो जाते और बोलते हैं हम वापस लेके आएंगे इस धर्म को। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती खड़े हो गए और बोले कि हम हिंदुइज्म को बैक टू वेदास लेके जाएंगे। वैसे ही जब ये फंक्शनलिज्म पॉजिटिविज्म वीक पड़ने लगा क्योंकि वेबर साहब आ गए, तो एक आदमी खड़ा होता है और बोलता है मैं वापस लेके आऊंगा इस फंक्शनलिज्म को। तब आप आते हो टालकड़ पार्सन्स पे। टालकड़ पार्सन्स में सिर्फ दो टॉपिक है आपके, सोशल सिस्टम, पैटर्न वेरिएबल। टालकड़ पार्सन्स आपको फिर प्रूव करके दिखाएंगे कि किस तरीके से एक ओवरऑल ग्रैंड थियरी पॉसिबल है। जो वेबर ने बोला रियलिटी इतनी डायनेमिक है, एक एक मोटिव तो पढ़ के सब पूरी ग्रैंड थियरी तो नहीं बनेगी भाई, अंडरस्टैंडिंग बन सकती है ज्यादा से ज्यादा। आप एग्जैक्ट कॉज नहीं बता सकते क्यों पानी पी रहे हो, बस अंडरस्टैंड कर सकते हो शायद ये शायद ये शायद ये शायद ये बोलते हैं नहीं साहब, तुम अपनी इनकेपेबिलिटीज को लोगों पे मत थोपो कि तुम नहीं बना पाए तो लोग नहीं बना पाएंगे। आई एम पार्सन्स, रिमेंबर माई नेम।
मेरे नाम के आगे भी एस लगाया हुआ है, तो मैं नहीं बना पाऊंगा तो कोई नहीं बना पाएगा। लेकिन पार्सन आके आपको इस कदर प्रूफ करके लेके जाएंगे कि ग्रैंड थियरी होती है सोशियोलॉजी में, और ऐसी थियरी जो एक इंडिविजुअल से लेके यूनाइटेड नेशन तक के सिस्टम को एक ही थियरी में समझा दिया जाएगा कि इट्स नॉट के समझ में नहीं है, पूरी की पूरी एक ग्रैंड मॉडल पे आ जाते हैं। तो किस्सा कैसे चला? ग्रैंड मॉडल, फिर ग्रैंड मॉडल रिजेक्शन, फिर ग्रैंड मॉडल आ गया। अब इन्हीं पार्सन के स्टूडेंट हुआ करते थे रॉबर्ट के मर्टन। रॉबर्ट के मर्टन आते हैं पार्सन के बाद में और बोलते हैं यार मैं देखो मानता हूं मेरे गुरु की बात, लेकिन गुरु में प्रॉब्लम थी हमारे। गुरु मेडिकेशंस पे चल रहे थे, तो गुरु थोड़े से ट्रांस स्टेट में रहते थे, तो अपनी अपनी कुछ भी बोल के चले गए वो। अब गुरु की थियरी को मैं रिजेक्ट तो नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे गुरु रहे हैं, लेकिन मैं उसकी थियरी को रिफॉर्म करूंगा, मैं उसकी थियरी को ठीक करूंगा ताकि वो आगे चलती जाए उनकी प्रथा, और मेरे गुरु का नाम हमेशा एस्टैब्लिश रहे इस दुनिया में। तब आते हैं आप आर के मर्टन पे। यहां पे मर्टन बोलते हैं कि किस तरीके से पर्सन का जो फंक्शनलिज्म है उसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया जाए तो परफेक्ट है भाई उसकी थियरी। रिफॉर्म कैसे करेंगे साहब? ये लेटेंट और मैनिफेस्ट पढ़ लेंगे हम तो रिफॉर्मेशन आ जाएगी यहां पे। तब पहला पार्ट आता है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट। लेकिन क्योंकि ये सब फंक्शनलिस्ट है, इमाइल डर्खाइम भी फंक्शनलिस्ट है, तो बोलते देखो मेरे गुरु से पहले भी जो फंक्शनलिस्ट थे वो भी कोई खास गलत नहीं थे, बट थोड़ा सा इग्नोरेंस था उनके अंदर, तो उनके इग्नोरेंस को भी मैं ठीक करूंगा क्योंकि मैं सब ठीक करने आया उस दुनिया में। तो ये कंफर्मिटी की डिविएंस की थियरी देते कि डर्खाइम ने समझाया डिविएंस लेकिन वो सही नहीं था, थोड़ा लैक कर गया, ऐड कर दो ठीक हो जाएगी, तो ये दवाई देते हैं डर्खाइम के डिविएंस के थियरी को भी। और रेफरेंस ग्रुप थियरी, जहां पे एक साइकोलॉजी के अंदर डिविएंस को कैसे पढ़ा गया, किस तरीके से लोग मोबिलिटी होते हैं, उधर फिर इन्होंने रेफरेंस ग्रुप का भी एक थियरी दिया जो सिलेबस में है। तो ग्रैंड मॉडल से चले हम, ग्रैंड मॉडल रिजेक्ट हो गए, फिर ग्रैंड मॉडल आए और उन ग्रैंड मॉडल को एक्सेप्ट किया विद सर्टेन कंडीशन कि देखो ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। ये इतनी ज्यादा चल रही थी नाटक ना इन सब के बीच में, एक आदमी आता है अमेरिका में, बोलता है कि मजाक चल रहा है क्या यार, ये क्या है, तू मैं लगा रखी है, ये उसको रिजेक्ट कर रहा है, वो इसको रिजेक्ट कर रहा है, मजाक चल रही है क्या सोसाइटी में? एक काम करते हैं, मैं एक थियरी देता हूं, उस थियरी को अच्छे से समझ लो, और ग्रैंड थियरी नहीं होती है। फिर आते हैं आपके सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट जीएच मीड। एक ही टॉपिक है सिलेबस में, दैट इज सेल्फ एंड आइडेंटिटी, और ये बोलते हैं कि भाई साहब देखो खत्म कर दो इस डिबेट को, अब सिलेबस में इससे ज्यादा थिंकर्स नहीं ऐड करेगा यूपीएससी, तो मैं लास्ट हूं, तो मैं लास्ट में ये बोल रहा हूं कि इंडिविजुअल बहुत इंडिपेंडेंट होता है। वेबर, तुमने इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज किया, उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन और बाकी लोग तो रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है। भैया हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 1937-38 के आसपास ये सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट बनता है, मॉडर्न सोसाइटी में हम एंटर कर चुके हैं, तो इंडिविजुअल इज ऑल्सो प्रेजेंट। देन यू कम टू सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट ऑफ जीएच मीड, जहां पे मीड आपको एक्सप्लेन करते हैं सेल्फ, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर ट्वाइस बॉर्न, ट्विन बॉर्न, दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। न सोसाइटी इंडिविजुअल को बना रहा है, न इंडिविजुअल सिर्फ सोसाइटी को बना रहा है, सोसाइटी भी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करती है, इंडिविजुअल भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करते हैं वो बताते हैं अपनी पूरी प्रोसेस की थियरी में, सेल्फ एंड आइडेंटिटी। तो चारों थिंकर समझ में आए, स्ट्रक्चर से चलते चलते हम इंडिविजुअल की डोमिनेशन तक पहुंचेंगे पूरे के पूरे थिंकर्स में। स्टार्ट करेंगे हम सोसाइटी से, एंड करेंगे हम इंडिविजुअल। एवरीबडी क्लियर? ओके। अब यूपीएससी को लगता है कि जैसे ही भैया तुमने थिंकर विंकर की अंडरस्टैंडिंग ले ली, तुम एक्सपर्ट हो चुके हो, अब एक्सपर्ट हो चुके हो तो एप्लीकेशन चालू कर दो। जैसे कॉलेज में तुमने 4 साल इंजीनियरिंग बढ़िया सी कर दी, अब बाहर निकलो, जॉब करो और अप्लाई करो ये स्किल्स। तो यूपीएससी बोलता है चलो अब तुम्हारी एप्लीकेशन टेस्ट कर लेते हैं। तब आते हैं हम स्ट्रैटिफिकेशन में, स्ट्रैटिफिकेशन और मोबिलिटी। अब यूपीएससी को लगा कि सबकी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, बेस तो क्रिएट हो गया है सोशियोलॉजी का, ये अज्यूम कर लेते हैं हम। अब सपोज ये सब सीख गए हो आप, तो एक और चीज तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि तुम सोसाइटी पढ़ रहे हो,
तो तुम्हें पता रहना चाहिए सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत बड़ा सा रियलिटी है। तो थोड़ा सा तुम्हें इनइक्वालिटी के बारे में समझना होगा पहले। वो इनइक्वालिटी के बारे में यूपीएससी इस चैप्टर के अंदर आपसे एक्सपेक्ट करता है समझो। किस तरीके से समझेंगे? इनइक्वालिटी तो बहुत बड़ा है, तो वो बोलते हैं कि देखो इतनी इतनी कुछ चीजें देख लोगे तो तुम्हें ब्रॉड पैटर्न में हर इनइक्वालिटी समझ में आ जाएगी। क्या है? पहले यूपीएससी बोलता है देखो इनइक्वालिटी एक प्रैक्टिस है। अब ये प्रैक्टिस को समझने के पीछे इसकी सोच या आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो पहले तो तुम कर लो अपने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रख लो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। तो कॉन्सेप्ट्स में यूपीएससी ने आपको क्या क्या क्लियरिटी रखने के लिए बोली? बोला कि बेटा देखो पहले इक्वालिटी समझ लो क्या होती है। तुम जब इक्वालिटी समझ पाओगे तो समझ में आएगा कि इनइक्वालिटी क्या होता है। क्यों भैया? दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो आपको जब बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्वालिटी समझ में आ गई तो थोड़ा सा भी डिविएंस होते ही वो इनइक्वालिटी बन जाएगी, समझ में आएगा। तो फर्स्ट यू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वालिटी, स्टडी दिस। इधर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्वालिटीज, प्रैक्टिसेस एंड अदर्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। जैसे इक्वालिटी पढ़ रहे हो तो अब रियलिटी में जाओगे तो तुम्हें इक्वालिटी मिलेगी ही नहीं भाई, तुम्हें मिलेगी इनइक्वालिटी। तो उसका भी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है कि इनइक्वालिटी देखो जाके। अब क्यों थियरी में पढ़ रहे हो तो इक्वालिटी दिख रही है, रियलिटी में तो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में। क्यों? एवरीबडी प्रीचेस इक्वालिटी बट प्रैक्टिसेस इनइक्वालिटी। आप हो या मैं हूं, हम हर कोई इनइक्वालिटी प्रैक्टिस करते हैं। प्रीच हम करेंगे इक्वालिटी, तो प्रीच तो तुमने कर लिया, अब प्रैक्टिस में आ जाओ। प्रैक्टिस में यूपीएससी बोलता है इनइक्वालिटी देखो आप। अब जब यूपीएससी को लोग इनइक्वालिटी तो बहुत टाइप की है भाई, कैसे देखेंगे, मतलब क्या देखना है इनइक्वालिटी में? तो यूपीएससी बोलता है काम करो तुम मैनिफेस्टेशन देखो किस किस फॉर्म में मिलती है। तो आपने पूछा कौन से फॉर्म पढ़ने हैं साहब? तो बोलता है इनइक्वालिटी का हायरार्की जो सबसे पुराना फॉर्म है ये पढ़ लो पहले। उसके बाद एक्सक्लूजन वाला जो अभी लेटेस्ट टाइप की इनइक्वालिटी चल रही है मार्केट में वो देख लो आप। अब जब आप हायरार्की और एक्सक्लूजन देख रहे हो, लेकिन वर्ल्ड में ज्यादातर हायरार्की और एक्सक्लूजन आज के समय में जात पे नहीं हो रहा है, पैसों पे हो रहा है। तो यार थोड़ा सा पॉवर्टी पहले देखो, क्योंकि इधर बहुत कनेक्शन है पॉवर्टी और एक्सक्लूजन और हायरार्की में। पैसा नहीं है तो नीचे खड़े रहोगे हायरार्की में, पैसा नहीं है तो एक्सक्लूड कर दिए जाओगे सोसाइटी से। हिंदी मीडियम पिक्चर देखी है? ठीक है, आते हैं उसके एग्जाम्पल पे भी। पॉवर्टी का जब आपने समझ हासिल कर लिया, सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ पॉवर्टी, मीनिंग्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, सॉल्यूशंस टू पॉवर्टी, सोशियोलॉजिकली नॉट जनरल स्टडीज। साथ ही साथ में यूपीएससी को आप भूलते भूलते यार अरे रे यार सिर्फ एक ही थोड़ी ना पॉवर्टी है, और भी तो डिप्रीवेशन है सोसाइटी से। कोई पावर से डिप्राइव्ड है, कोई जात से डिप्राइव्ड है, कोई फिजिकल मोबिलिटी से डिप्राइव्ड है, पता नहीं कितने कितने डिप्रीवेशन। बोला एक काम करो, मैं लिस्ट तो नहीं दूंगा, डिप्रीवेशन जाके भी पढ़ लेना, तुम्हें इनइक्वालिटी का आइडिया हो जाएगा। तो यूपीएससी तुम्हें कह क्या रहा है? इनइक्वालिटी तुम्हें पढ़नी है, इसके फॉर्म्स होते हैं ग्रुप के, इंडिविजुअल के। इंडिविजुअल लेवल पे इनइक्वालिटी है, ग्रुप लेवल पे। ग्रुप लेवल में एक चीज तुम्हें पढ़नी है, हायरार्की। अब यूपीएससी वाला पास वाले से बात कर रहा है, इसको बेवकूफ बना दिया मैंने। बोला क्या किया साहब ऐसा? बोला देखो ग्रुप पे एक और फॉर्म की इनइक्वालिटी होती है, लेकिन मैंने उसे छुपा के दिया है सिलेबस में। बोला क्या? स्ट्रैटिफिकेशन। बोला ये मैंने टॉपिक में डाल दिया ताकि लोग इग्नोर कर दे चैप्टर के नाम को और सिर्फ हायरार्की पढ़ के चले जाए, और मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा हायरार्की और स्ट्रैटिफिकेशन को डिफरेंशिएट कर दो। तो दूसरा ग्रुप का इनइक्वालिटी कौन सा हो गया फिर? ध्यान नहीं है क्या तुम्हारा? सीधा सीधा जाऊं क्या? दूसरा ग्रुप का इनइक्वालिटी है स्ट्रैटिफिकेशन। तो ग्रुप में दो ही फॉर्म में मिलती है वर्ल्ड में, और वो है स्ट्रैटिफिकेशन और हायरार्की, दोनों पढ़ लो। फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी तो हो रही है ना, सिर्फ ग्रुप के लेवल पे तो इनइक्वालिटी नहीं हो रही है। एक आदमी भी इनइक्वल फील कर रहा है। दलित के अंदर एक दलित है जो ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड है, एक है जो शायद कम डिस्क्रिमिनेटेड है। इंडिविजुअल बोलते हैं क्या हो रहा है सर, कितना छूटा है, इट वाज लैगिंग। कितना छूटा है मतलब क्या है पता नहीं। इंडिविजुअल के लेवल पे आपको बोलता है एक्सक्लूजन होता है। याद रखना, डबल स्टार मार्क्स। ग्रुप में कभी
ग्रुप में सॉरी इंडिविजुअल में कभी हायरार्की और स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होगा। ये हमेशा ग्रुप की रैंकिंग होती है, इंडिविजुअल की नहीं होती है। सोशल हायरार्की और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो एक्सक्लूजन पढ़ो। सर एक्सक्लूड कैसे होता है कोई आदमी में, ये बताओ ना पहले। तो पॉवर्टी लीड्स टू एक्सक्लूजन, डेप्रीवेशन लीड्स टू एक्सक्लूजन। आया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के अंदर कनेक्शन कि किस तरीके से इसको डाइजेस्ट करना है, कि एक कॉन्सेप्ट नहीं है, हर चीज कनेक्टेड है इधर, तुम्हें सिर्फ कनेक्शन निकालने हैं सब। ये देखेंगे पहले कॉन्सेप्ट में। जैसे आपने थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हासिल की इधर, अब यूपीएससी बोलेगा बस हो गया, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर ज्यादा हो गए तुम्हारे। अब तुम थियरीज भी देख लो यार, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, मजाक है क्या जीएस वाला लिख के आ जाओगे? नहीं तो थियरीज देखो, कितनी थियरीज है साहब, ऐसे कैसे सब पढ़ लेंगे क्या? नहीं नहीं, 3 ही पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़नी है। कौन कौन सी? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थियरी पढ़ो जिन्होंने सोशियोलॉजी को बनाया बकायदा। उसके बाद में मार्क्सिस्ट थियरी पढ़ो, बिकॉज मार्क्स के बगैर सोशियोलॉजी अधूरी है। और वेबेरियन पढ़ो, क्योंकि भाई साहब ये तो नया अंदाज, नया नजरिया देते हैं, इनका अंदाज ही कुछ अलग है यार। ये 3 थियरी पढ़ लेना हर साल। और यूपीएससी ने बोल दिया हर साल में एक बार एक क्वेश्चन तो पूछूंगा ही तुम्हें। तो ये वो टॉपिक है जहां पे डबल स्टार मार्क लगा के रख लेना है तुम्हें। तीनों थियरी में से या तो एक थियरी आएगी या कंपैरिजन आएगा, आएगा जरूर। गॉट द पॉइंट? शायद अब तुम्हें समझ में आएगा थिंकर्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जहां जहां थियरीज आती है हर साल एक क्वेश्चन आता है, लेकिन सिर्फ 6 थिंकर तो नहीं है, थिंकर्स तो बहुत है। थियरी जैसे पढ़ ली, तो अब आपको पूछा गया कि चलो एक बात बताओ, चैप्टर का नाम स्ट्रैटिफिकेशन है, तुम बताओ हमें डायमेंशंस क्या है उस स्ट्रैटिफिकेशन के, डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब साहब सोशल स्ट्रैटिफाइड, तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है ये समझा दे रहा हूं जस्ट जनरली। रैंक्ड अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, एक ग्रुप का रैंक्ड अरेंजमेंट होता है, मतलब ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सपोज ले लेते हैं। हायरार्की क्या होता है? रैंक्ड अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। सर दोनों तो सेम हो गए? नहीं, ये दोनों रैंक्ड अरेंजमेंट होते हैं, लेकिन इन रैंक्ड अरेंजमेंट में अगर आपके पास कैपेसिटी है पोजीशन को चेंज करने की, तो उसे बोल दिया जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। व्हेन द पोजीशंस आर नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं होते हैं ये पोजीशन, और अगर पोजीशन एब्सोल्युटली फिक्स्ड है तो वो हो गई हायरार्की। एवरीबडी क्लियर एज ऑफ नाउ? फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है हायरार्की, मोबिलिटी ऊपर नीचे जा सकते हो, तो हो गया स्ट्रैटिफिकेशन। अब ये बोलता है कि डायमेंशन देखने ये कितनी बेसिस पे इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन पूछा साहब इतने बेसिस है, कुछ तो रहम कर लो यार, पढ़ाई करने आए हैं, शोषण करवाने थोड़ी आए हैं इधर। बोला ठीक है, थोड़ा सा आसान कर देंगे काम। लेट्स डू वन थिंग, अब क्लास के बेसिस पे जो अरेंजमेंट है वो पढ़ लो, स्टेटस एक नया तरीके का अरेंजमेंट हो रहा है सोसाइटी में, वो भी पढ़ लो। हिंदी मीडियम देखी है? अब बताओ हिंदी मीडियम में क्या होता है? बहुत पैसा होता है उन लोगों के पास, लेकिन फिर भी उनके बच्चों के साथ खेलने के लिए रेडी नहीं होते हैं। दूसरे पेरेंट्स बोलते हैं इसके साथ मत खेलो, क्यों? इंग्लिश नहीं आती है उसे। क्या है? स्टेटस। पैसा नहीं था, पैसा बहुत था उनके पास, स्टेटस नहीं था, लाइफस्टाइल सही नहीं थी शायद। क्लास हो गया पैसा, क्लास नहीं, पैसा तो बहुत था उन दोनों के पास, उनके पेरेंट्स के पास, स्टेटस, बेटर स्कूल, बेटर जैसे बोलते हैं ना, आई जस्ट स्पीक इन एन ब्रिटिश एक्सेंट मैन, कम ऑन ट्राई टू अंडरस्टैंड माय इंग्लिश। एक अलग ही तरीके से भैया स्टेटस रिप्रेजेंटेशन, इफ यू स्पीक इंग्लिश यू आर लार्जली हैविंग अ बेटर स्टेटस। वो टेक्नोलॉजी पे भी हो सकता है। अच्छा भाई साहब एप्पल फोन नहीं है तो कुछ फोन ही नहीं है, जिंदगी में तुम्हारा जीना ही व्यर्थ है भाई, क्या एप्पल नहीं लिया तुमने? ओ माय गॉड, ये पढ़ेंगे हम, उसका भी स्ट्रैटिफिकेशन। फिर बोलते हैं भाई जेंडर को कैसे भूलेंगे, दुनिया में है ही जेंडर। क्यों? ऑक्सफैम रिपोर्ट बोलती है इंडिया में 2019 की, द फेस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज जेंडर, तो इसे कैसे छोड़ देंगे?
और साथ ही साथ में आपको पढ़नी है पुराने टाइप की सी स्ट्रैटिफिकेशन जो एथनिसिटी और रेस के बेसिस पे थी। एथनिसिटी होती है कल्चर के बेसिस, इधर हम देखते हैं रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये भी किस तरीके से वो ग्रुप्स अरेंज है एथनिसिटी पे, जेंडर पे, क्लास पे, स्टेटस पे, वो देखेंगे। एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर के इस टॉपिक में करना क्या है, कितने टाइप के स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है ये देखना है, किस किस बेसिस पे है वो देखना है। रेस इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एथनिसिटी इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट। हमेशा ये थंब रूल फिलहाल याद रख लो, रिया। रेस हमेशा बायोलॉजिकल होता है, एथनिसिटी हमेशा कल्चरल होती है। कल्चर फूड से आ सकता है, वाटर से आ सकता है, क्लोथ से आ सकता है, लैंग्वेज से आ सकता है, रिलीजन से आ सकता है, किसी लैंड से आ सकता है, किसी भी एस्पेक्ट से आ सकता है। ये रेस हमेशा बायोलॉजिकल माना जाता है, जेनेटिकल माना जाता है। जैसे तुमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, थियरी क्लियर की और दुनिया के प्रैक्टिकल हाव भाव समझ लिए, डायमेंशन, अब बोला कि देखो हमने तुम्हें हायरार्की पढ़वा दी है, इधर तुम्हें स्ट्रैटिफिकेशन पढ़वा दिया है। जिस भी सिस्टम में हायरार्की है वो हो गया क्लोज्ड, जिस भी सिस्टम में स्ट्रैटिफिकेशन है वो हो गया ओपन सिस्टम। तो तुम अब इसका भी थोड़ा सा ज्ञान हासिल कर लो, ओपन एंड क्लोज सिस्टम क्या होते हैं और कितनी टाइप की मोबिलिटी होती है जो ओपन सिस्टम में मिलेगी, और क्या वो मोबिलिटी के कारण होते हैं या सोर्सेज होते हैं। दिस इज हाउ यू कम टू द सोशल मोबिलिटी, जिस मोबिलिटी के बेसिस पे ये डायमेंशन चेंज होते हैं, थियरीज चेंज होती है या कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होते हैं। दिस इज योर स्ट्रैटिफिकेशन। एवरीबडी क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन में क्या पढ़ना है? तुमने सोशियो कैसे आई देखी, और अब जब प्रैक्टिकल में गने लगे तो इनइक्वालिटी भी देख ली। लेकिन तुम्हारा सबसे ऊपर वाला थिंकर था मार्क्स। एक सवाल रह जाता है कि इकोनॉमिक्स को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये इकोनॉमिक सिस्टम्स का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। कैसे काम करता है, किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम में वर्क अरेंज किया जाता है। अब देखो, जॉइंट फैमिली के अंदर जो वर्क अरेंजमेंट होता है ना, वो बहुत अलग तरीके से किया जाता है। मंझला भाई कुछ कर रहा है, बड़ा भैया कुछ कर रहा है, छोटे भैया कुछ कर रहे हैं, बड़ी भाभी कुछ कर रही है। अपने अपने डिविजन्स होते हैं चीजों में। लेकिन वहीं पे न्यूक्लियर फैमिली में जाओ तो अलग तरीके का वर्क फ्लो होता है, अलग तरीके का वर्क डिवीजन होता है। कुछ कंपनीज है जो इमोशंस पे चलती है, कुछ कंपनीज है जो टारगेट्स पे चलती है। अब अपने अपने फॉर्म्स हैं, अपने अपने नजरिए हैं, काम करने के तरीके हैं। वो समझ लोगे तो शायद तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब यहां पे इकोनॉमिक डायमेंशंस के सोशल एस्पेक्ट्स क्या है वो देखने हैं। तो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, किस तरीके से सोसाइटी में काम धंधा या प्रोडक्शन होता है वो देखना है। क्यों? मार्क्स बोला कि फर्स्ट एक्ट ऑफ द मैनकाइंड इज द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो पहला चीज इंसान करता है वो प्रोडक्शन। क्यों? बिकॉज इन ऑर्डर टू सर्वाइव वन नीड्स टू प्रोड्यूस। जब तक तुम काम नहीं करोगे तो खा नहीं पाओगे, और खा नहीं पाओगे तो सोसाइटी नहीं होगी। तो तुम्हें फिर ये पढ़ना ही पड़ेगा कि किस तरीके से आज तक काम होता आया, अरेंजमेंट होता आया। सबसे पहला आपको बताया कि देखो मॉडर्न सोसाइटी में तुम हो, लेकिन पूर्वजों में कैसे काम किया जाता था वो भी समझो। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, स्लेव, फ्यूडल, इंडस्ट्रियल या कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सारी सोसाइटी का वर्क प्रोडक्ट सिस्टम तुम्हें समझना है। कैसे कैसे अरेंज किया गया, वर्क इधर परफॉर्म किया गया, स्ट्रैटिफिकेशन क्या था, टेक्नोलॉजी क्या थी, इंटरेक्शन कैसा था, ट्रस्ट कैसा था, जेंडर के क्या इक्वेशंस थे। हर एस्पेक्ट इन सोसाइटीज का जानना है। एक सिंगल डायग्राम दूंगा, डायग्राम का स्क्रीनशॉट या लिख लेना, कोई भी टॉपिक हो, दिस वुड बी टेकन केयर। फिर आपने जब ये वर्क्स पढ़े तो आपको लगा कि यार कहीं पे फॉर्मल तरीके से होता था, कहीं पे सिर्फ जुबान के ऊपर काम चलता था। क्या होता है कि याद है ना यार वो पिक्चर तुम्हारी पद्मावत, जो सर कटने के बाद भी लड़ता रहे वो राजपूत। याद है डायलॉग कुछ ऐसा? क्या है? जान जाए वचन नहीं जाने चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, जुबान ही काफी है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस,
फॉर्मल में या तुम कुछ भी बोलो, लिखित में दो मुझे ये चीज, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस। अब यूपीएससी बोल रहा है ये दोनों के ऑर्गेनाइजेशंस देखो वर्क कैसे होते हैं, ये क्या है ये क्या है, और ये भी साथ में देख लेना कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। जैसे ही तुमने ये जान लिया तो यूपीएससी बोलता है देखो तुमने अभी तक तो इकोनॉमिक वाला एस्पेक्ट पढ़ा है, ये वर्क से रिलेटेड चीजें पढ़ी, इधर कैसा है, क्या टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन तुम पढ़ रहे हो सोशियोलॉजी, तो कहीं ना कहीं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ तुम्हें लेबर और सोसाइटी के रिलेशनशिप भी तो पता होने चाहिए ना, कि क्या लेबर सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है या सोसाइटी है जो लेबर को इन्फ्लुएंस करती है, या फिर कोई और इक्वेशन इन दोनों में पैदा होता है या एस्पेक्ट होता है। तो अब वो उधर पढ़ते हैं लेबर और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। लेकिन फिर यूपीएससी वाला आदमी पास वाले को बोलता है इसको फिर फंसा दिया मैंने। बोला क्या हो गया साहब ऐसा? बोला देखो मैंने इधर लेबर सोसाइटी डाल दिया है, ठीक, ऊपर हमने वर्क डाला हुआ है। कल मैं इनको क्वेश्चन पूछूंगा लेबर और वर्क में क्या डिफरेंस होता है, फंस जाएंगे ये लोग। क्यों? चैप्टर कोई पढ़ता नहीं है, सिलेबस हर कोई पढ़ लेता है, उसे इंटीग्रेट नहीं करता है, फंसेंगे। इनके मार्क्स काटूंगा मैं। हम फिर देखेंगे कि यार ये लेबर और वर्क का मतलब क्या होता है, कुछ अंतर है या फिर ऐसे ये यूपीएससी डरा रही है। तो all these aspects will be covered in your chapter 6. Everybody with me till here? Okay. आगे चलते हैं। सब चीज देखी तुमने सोसाइटी में, इन सब कितना भी मेरिट हो जाए मेरे पास, बिना पावर के तो कुछ कर नहीं पाऊंगा इस दुनिया में। जैसे शैली लॉबरमैन बोलती है, when the merit remains equal, selection of the woman is more determined on the basis of her beauty। कि मेरिट दो वुमेन्स के अंदर बराबर में है ना, तो कौन सी महिला सेलेक्ट होगी वो डिपेंड करेगा कौन सी ज्यादा सुंदर है। इसका मतलब ये है मेरा काम धंधा मैटर ही नहीं करता यार, मेरी जात मैटर करती है, मेरी कल्चर मैटर करती है, मेरी गुड लुक्स मैटर करती है, इतना सब कुछ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ हिडन हैंड के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, कंट्रोल कर रहा है कोई बैठ के सोसाइटी को, डिक्टेट कर रहा है कोई सोसाइटी को। तो बाकी सारी चीजों के अंदर जब आपने समझा तो आपने देखा कि यार कुछ लोग सोसाइटी में डोमिनेट कर रहे हैं, काम में भी, इनइक्वालिटी में भी, थियरीज में भी। क्यों कर रहे हैं वो पढ़ोगे आप पावर एंड पॉलिटिक्स में, या दैट इज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में। यहां पे सबसे पहले यूपीएससी ने बोला देखो सोशियोलॉजी में हो थिंकर्स इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ पावर। स्टार्ट करूंगा फंक्शनलिज्म से, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टालकार्ड पार्सन्स, आगे बढ़ेंगे क्लासिकल एलीट थियरी, मोस्का, परेटो, कॉन्टेम्पररी एलीट थियरी, सीडब्ल्यू मिल्स, रॉबर्ट डैल, और फिर आके रुक जाएंगे फुकॉल्ट पे, पोस्ट मॉडर्निस्ट। इतने अप्रोचेस है पावर के, ये सारे देखेंगे कि कैसे लोगों ने स्टडी किया पावर, किस तरीके से पावर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई यार, ठीक है। तो पहला देखेंगे थियरीज। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, थिंकर्स का मतलब क्या है सोशियोलॉजी में? बताओ बताओ जल्दी बताओ, टाइम तो पता नहीं कैसे निकल जा रहा है यार। अरे नहीं, थिंकर्स का मतलब क्या सिर्फ चैप्टर 4 है क्या? तो हमारा फोकस थिंकर्स पे रहेगा, थियरीज पे रहेगा, सिर्फ चैप्टर 4 पे नहीं रहेगा। हर जगह थिंकर्स है यार, 4 ही 6 ही क्यों दिमाग में बैठा के बैठे हो तुम, ठीक है। आगे देखेंगे पावर एलीट थियरी, कुछ चीजें बताई इधर उन्होंने जो ब्यूरोक्रेटिक से रिलेटेड है। अब ये सारे के सारे पावर के पहलू है। एक आता है पावर एलीट थियरी जो इसी का सब पार्ट है, सीडब्ल्यू मिल्स ने दिया था कॉन्टेम्पररी पावर एलीट थियरी में। ये पहले क्यों दिया गया?
थोड़ा डरे कम स्टूडेंट। क्यों? अरे ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया, ऊपर पढ़ लिया, ऊपर पढ़ लिया। फिर आप इधर पढ़ते हो कि यूपीएससी धीरे धीरे आपको डिफिकल्ट वाले पार्ट पे लेके जाए। पावर एलिट जब तुमने पढ़ा तो तुम्हें ये पता चला कि देखो कुछ लोग होते हैं सिस्टम में जो बैठ के चीजों को कंट्रोल करते हैं, कि कुछ पोजीशंस इंपॉर्टेंट होती है जो उसे मैन कर ले जाएगा, कंट्रोल कर ले जाएगा। तो ऐसी आज मॉडर्न सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ब्यूरोक्रेसी। आईएएस क्यों बनना चाह रहे हो भाई? कंट्रोलिंग पावर आएगा। तो तुम पहले ब्यूरोक्रेसी देख लो पावर एलिट के साथ। क्यों? ये सब यहीं तो बैठे हैं। इसको जब देखोगे तो भैया क्या बोला जाता है, इस दुनिया में हर किसी का एक सुपर पावर होता है। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कुछ भी कर ले जाओगे। इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? प्रेशर ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी बनाएंगे हम। प्रेशर ग्रुप फिलहाल, और प्रेशर ग्रुप्स को मैनिपुलेट किया जाता है। कैसे? क्योंकि ये प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज के भी होते हैं, ट्रेड यूनियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारों में कनेक्शंस है कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी इज डोमिनेटेड बाय पावर एलीट एंड हाउ दिस ब्यूरोक्रेसी इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय द पॉलिटिकल मास्टर्स एज एडवोकेटेड बाय मैक्स वेबर एंड बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन एज सीन इन प्रेशर ग्रुप्स। तो ये तीनों टॉपिक को कनेक्ट करके चलोगे आप। मैं इन दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं, तीनों को। अब जैसे ही तुमने ये देखा तो क्योंकि तुम पावर दैट इज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पढ़ रहे हो, पॉलिटिक्स पूरी सोसाइटी में है, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पे क्लियरली पॉलिटिक्स होती है। कौन सा एरिया है? वो है नेशन, स्टेट, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, आइडियोलॉजी। अब ये वाले पार्ट में यूपीएससी ने बैंग 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 करके टॉपिक्स दे दिए। कैसे? इधर प्रॉब्लम आई है कि ये सिविल सोसाइटी इधर क्यों दिया? प्रेशर ग्रुप की जगह दे सकता था, साथ में दे सकता था, कुछ ऐसा कर सकता था वो। ये इसलिए दिया गया क्योंकि हेगल एक बार बोलते हैं, ये इसलिए मतलब मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूं, यूपीएससी ने तो शायद ऐसे ही दे दिया होगा। हेगल ने बोला सिविल सोसाइटी कुछ भी नहीं है भैया, ले दे के स्टेट का ही एक फॉर्म है, इसी का फॉर्म है और कुछ नहीं है, उसी का जैसा ही है। तो इसने बोला नेशन समझो और स्टेट को समझो। हम सिर्फ नेशन नहीं समझेंगे, हम सिर्फ स्टेट नहीं समझेंगे, हम देखेंगे नेशन स्टेट का भी कॉन्सेप्ट, सिटी स्टेट्स का भी कॉन्सेप्ट, ताकि तुम कुछ भी पूछ लो हम रेडी हैं उधर। लेकिन नेशन और स्टेट होगा तो सिटीजनशिप भी होगी, तो ये भी देखना जरूरी है। और इधर तो करंट बहुत सारी चीजें हैं। कैसे सिटीजनशिप डिटरमाइन की जाती है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, बढ़िया है, खराब है, रेस्ट्रिक्टेड होनी, यूनिवर्सल होनी, एक्सेट्रा, सोशियोलॉजिकली। साथ ही साथ में भैया नेशन, स्टेट और सिटीजनशिप तो हर जगह होती है, लेकिन वो स्टेट का कैरेक्टर क्या है, ऑटोक्रेसी है या डेमोक्रेसी है? तो हमें दिखाया दिया डेमोक्रेसी पढ़ना है, क्योंकि शायद ऑटोक्रेटिक सिस्टम्स उतने ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है। तो हम देखेंगे डेमोक्रेसी की थियरीज, चाहे वो जॉन स्टुअर्ट मिल की हो, मॉस्का की हो, वेबेरियन अप्रोच हो। विल लुक इनटू द डेमोक्रेसी, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, इंडिया, XYZ सारे एस्पेक्ट, और सिविल सोसाइटी और आइडियोलॉजी। अब ये आइडियोलॉजी क्यों? बिकॉज आइडियोलॉजी सोसाइटी में हर एस्पेक्ट में होती है। तो ये आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है कि डेमोक्रेसी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी होगी। तो विल लुक इनटू सिविल सोसाइटी एंड आइडियोलॉजी। बट मैं कैसे करूंगा इस चैप्टर में? जैसे ही मैंने थियरीज खत्म की, उसके बाद मैंने जैसे ही कॉन्सेप्ट किया, तो सिविल सोसाइटी वाले साथ में मैं सिविल प्रेशर ग्रुप करूंगा, और ये नेशन, स्टेट, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी अलग अलग ऐसे ही चलेंगे, लेकिन प्रेशर ग्रुप और सिविल सोसाइटी एक साथ लेके जाएंगे। सर ऐसा क्यों? बिकॉज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के 3 फॉर्म्स होते हैं। दो तुम्हारे सिलेबस में है, एक नहीं है, क्योंकि ये लीगल एंटिटी होती है, होती यही है और कुछ नहीं। तो ये दोनों को साथ में लेके जाऊंगा ताकि
जितने कॉमन स्कॉलर्स कॉमन थिंकर्स है एक साथ तुम्हारे साथ में रहे, चाहे क्वेश्चन सिविल सोसाइटी का है या प्रेशर ग्रुप का है। अब जब ये पॉलिटिक्स और पावर है तो भैया पावर जो यूज करेगा कहीं ना कहीं उसका मिसयूज भी करेगा। लॉर्ड एक्टन ने क्या बोला? पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, राइट। तो हम इधर क्या करें? जब पावर यूज करते हैं लोग तो शोषण भी करते हैं लोग, मिसयूज भी करते हैं लोग। अब जब वो मिसयूज हो रहा होगा तो कुछ लोग प्रोटेस्ट, रेवोल्यूशन, मूवमेंट्स स्टार्ट करेंगे। तो वो देखेंगे हम लास्ट पार्ट में कि टाइप्स ऑफ प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स नहीं देखना है मुझे, इनका थियोरिटिकल बैकग्राउंड क्या है, इनकी थियरीज देखनी है मुझे। साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, ये थियरीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है एक एक चीज में, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स क्या है, रेवोल्यूशंस क्या है, क्या प्रीरेक्विजिट्स है, ये सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स यहाँ पे देखेंगे जो आगे जाके तुम्हें काम आएगा पेपर 2 में, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया में। तो दिस इज हाउ विल रीच आवर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, और उसके बाद हम पहुंचेंगे रिलीजन एंड सोसाइटी में। बट रिलीजन एंड सोसाइटी से कल डिस्कस करूंगा गाइस 12:30। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू गिव दैट फुल टाइम एक साथ, थोड़ी सी 2-3 क्लासेस एक साथ चल रही है मेरी, जस्ट फॉर दैट। कल 12 o'clock आई विल सी यू अगेन, एंड थोड़ा सा लंबा क्लास लेंगे ताकि कल सिलेबस खत्म हो जाए पेपर 1 और पेपर 2 का। एवरीबडी क्लियर? कल होगी क्लास गाइज, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो क्लियरली ध्यान रखना, कल 12 बजे क्लास होगी, आपको शेड्यूल में लगा दिया जाएगा। बाई चांस एनीबडी हैज ज्वाइंड लेट, टुमारो 12 o'clock वी विल हैव अ सेशन, ठीक है। करंट अफेयर्स भी कवर होगा, आंसर राइटिंग भी कवर होगी, सोशियो से रिलेटेड कुछ नहीं छूटेगा। चलो थैंक यू गाइज, बच्चा लोग, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर वीकेंड एज वेल, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।